डेट थी 1 मार्च 1938। इस दिन ली ब्योंग चुल ने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जो आगे चलकर वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बन गई। इसी के साथ ये अकेली कंपनी अपने देश की टोटल जीडीपी का 18% से भी ज्यादा अकेले कंट्रीब्यूट करती है। मैं बात कर रहा हूँ साउथ कोरिया की टेक जायंट कंपनी सैमसंग की, जिसकी नेटवर्थ 363 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। साल 1938 सैमसंग के फाउंडर ली ब्योंग चुल ने सैमसंग का पहला स्टोर खोला। वैसे आपको क्या लगता है कि स्टोर में क्या मिलता होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फ्रिज, बट इनमें से कुछ भी नहीं। शुरू में सिर्फ एक ग्रोसरी स्टोर था जहां पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राइड फिश और नूडल जैसे डेली यूज वाले प्रोडक्ट मिलते थे। सैमसंग के लिए चेंजिंग पॉइंट आया 1950 में, जब कोरिया की इकोनॉमी कोरियन वॉर की वजह से कोलैप्स कर गई, जिसके कारण कोरिया को बेसिक और नेसेसरी चीजों के लिए भी दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ गया। उनको अपनी बेसिक और नेसेसरी चीजों को भी दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो ली ब्योंग ने कंट्री की हेल्प और मेड इन कोरिया पर फोकस किया, जिससे कि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट और वहां के लोगों को रोजगार मिल सके, जिसके लिए उन्होंने 1950 में कोरिया की लार्जेस्ट वूलन मिल को भी खड़ा किया, जो कंट्री की इकोनॉमी को रिडेवलप और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट देने में बहुत हेल्प करती है। और इसी के बाद से सैमसंग ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1969 जब सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अपना पैर रखा, और जिस सैमसंग को हम जानते हैं उसकी नींव यहीं से रखी गई थी। और यह है वो टीवी जो सैमसंग का सबसे पहला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और उनका सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी था। इसी के साथ सैमसंग ने 1970 के अंदर वॉशिंग मशीन, फ्रिज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को भी बनाना शुरू कर दिया था। आप कह सकते हैं कि सैमसंग अब अपनी पूरी तैयारी कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर राज करने की। 1978 आते आते सैमसंग ने 4 मिलियन से ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को सेल कर दिया था, जो उस टाइम के हिसाब से वर्ल्ड का सबसे बड़ा नंबर था। इसके बाद सैमसंग ने 1974 में एक मास्टर मूव खेला, जिसकी वजह से सैमसंग को इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया। सैमसंग ने हांगकुक सेमीकंडक्टर कंपनी को खरीद लिया, जिससे सैमसंग अपने लिए तो चिप्स बना ही सकता था, साथ ही में दूसरी कंपनीज को भी इन माइक्रोचिप्स को बेचकर बहुत मोटा पैसा छाप सकता था। और हुआ भी ऐसे ही। 90s का दशक आते आते सैमसंग वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर बन गया था। और आज भी सैमसंग का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एप्पल के ज्यादातर आईफोन्स में सैमसंग के ही मेमोरी चिप्स का यूज होता है। और सेमीकंडक्टर आज के टाइम एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, बल्कि टाइम के साथ और ज्यादा बढ़ेगी। और एक फैक्ट ये भी है कि सैमसंग अपने मोबाइल फोन से इतना पैसा नहीं कमाता जितना वो दूसरे के प्रोडक्ट के लिए कंपोनेंट्स को बनाकर कमाता है। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी आता है साल 1987 जो सैमसंग के ऊपर काले बादल ले आया। इस दिन कंपनी के फाउंडर ली ब्योंग चुल इस दुनिया और अपनी कंपनी को छोड़कर चले गए। उनकी डेथ के बाद सैमसंग की कमान उनके बेटे ली कुन ही के हाथ में आई। इसी के साथ फाउंडर की डेथ के बाद जैसा हर कंपनी के साथ होता है, वैसा ही सैमसंग के साथ भी हुआ। सैमसंग कंपनी 4 हिस्सों में बट गई। सैमसंग ग्रुप, जो इन चारों में सबसे बड़ा भी है, ये ग्रुप मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को कंट्रोल करता है। दूसरा है शिंजिके ग्रुप, जो ज्यादातर रिटेल और डिपार्टमेंट स्टोर्स पर फोकस करता है। तीसरा है सीजे ग्रुप, जो फूड, एंटरटेनमेंट और केमिकल प्रोडक्ट्स को मैनेज करता है। और लास्ट है होंसुल ग्रुप, जो टेलीकॉम और मीडिया बिजनेसेस को रन करता है। ली कुन ही को ये अच्छे से समझा गया था कि आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली पहुंचाने के लिए बहुत सी कंट्रीज में अपने ऑफिस और स्टोर्स को खोला। जर्मनी, न्यूयॉर्क, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और टोक्यो इस लिस्ट में शामिल है। इसके बावजूद कि सैमसंग साउथ कोरिया की मेजर मैन्युफैक्चरर था, लेकिन फिर भी उसकी रेपुटेशन इतनी कुछ खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके ज्यादातर प्रोडक्ट बहुत चीप और बेकार क्वालिटी के बने होते थे, जिसको चेंज किया ली कुन ही ने। साल 1993 में कुन ही का एक डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ, जो कुछ ऐसे था, चेंज एवरीथिंग एक्सेप्ट योर वाइफ एंड चिल्ड्रन, जिससे कुन ही इनडायरेक्टली ये कहना चाहते थे कि सैमसंग को दोबारा से इतना बदल दो कि लोग सैमसंग को उसकी क्वालिटी, टेक और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाने। इन सब मुश्किल घड़ियों के बाद साल 1999 में सैमसंग ने वर्ल्ड का पहला MP3 मोबाइल फोन भी लॉन्च किया। यूजर्स ने कुछ मामलों में इस फोन को क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन इसके बाद गैलेक्सी S सीरीज को मार्केट में उतारा गया, जो आते ही एक बहुत बड़ा हिट साबित हुई, जिसके वर्ल्ड वाइड 25 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट सेल हुए थे। और यहीं से सैमसंग ने मोबाइल मार्केट के एक बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल ले लिया। जिसके बाद सैमसंग ने एक से बढ़कर एक मोबाइल फोन लॉन्च किए, जिसमें से कोई फ्लिप हो जाता है तो कोई हमारे मून तक की फोटो क्लिक कर लेता है। पर हाँ, वो बात अलग है कि सैमसंग इसमें AI का यूज करता है ताकि वो मून को और ज्यादा शार्प और डिटेल वे में दिखा सके। वैसे तो मैंने सिर्फ आपको सैमसंग की मोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बताया है। सैमसंग वर्ल्ड वाइड इतने बिजनेसेस को रन करता है जिनको सुनकर शायद आप हैरान हो जाओ। सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस से लेकर लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाले मिलिट्री वेपन्स तक को बनाता है। यही नहीं, सैमसंग रियल एस्टेट से लेकर केमिकल इंडस्ट्री तक में घुसा हुआ है। सैमसंग फाइनेंस और टेक्सटाइल जैसे बिजनेसेस को ओन करता है। आपको जानकर शायद ये हैरानी होगी कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा तक को बनाने में सैमसंग का हाथ है। यही नहीं, सैमसंग कंस्ट्रक्शन ने पेट्रोन्स ट्विन टावर और 1-on-1 टाइपन टावर जैसे फेमस स्ट्रक्चर्स को बनाया है। इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि सैमसंग कंस्ट्रक्शन के मामले में भी बिल्कुल पीछे नहीं है। इसके अलावा सैमसंग के खुद के हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर्स है। यही नहीं, सैमसंग अपनी कंट्री की मिलिट्री के लिए हेलीकॉप्टर्स, जेट्स, टैंक्स जैसे इक्विपमेंट्स बनाता है। और सैमसंग को इतनी बड़ी कंपनी बनाने के पीछे साउथ कोरिया की गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। साल 1953 कोरियन वॉर की वजह से कोरिया की इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी कि वहाँ की सरकार को खुद सामने आना पड़ा इन सब
सबको ठीक करने के लिए। गवर्नमेंट ने साउथ कोरिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी जिसमें सैमसंग भी शामिल थी, उनको एक्सपेंड करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड की। एक था फाइनेंस, दूसरा था कॉम्पिटिटर से प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट ने इन बिजनेसेस को इतना कम इंटरेस्ट पर लोन दिया ताकि कंपनीज में कैश फ्लो की कमी ना हो और ये कंपनी एक्सपेंड कर सके, जिससे ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और कंट्री की इकोनॉमी रिवाइव कर पाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। वैसे सैमसंग सक्सेस की इतनी लंबी जर्नी में सैमसंग के ऊपर बहुत से एलिगेशन और उनके साथ बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई है। 2011 में एप्पल ने सैमसंग के ऊपर उनके डिजाइन और पेटेंट को चोरी करने का इल्जाम लगाया, जिसको साबित करने के लिए एप्पल ने कुछ सबूत भी कोर्ट में पेश किए। जिसके बाद 2012 में जाकर कोर्ट ने एप्पल के फेवर में अपना फैसला सुनाया और सैमसंग को 548 मिलियन US डॉलर कॉम्पोजिशन के तौर पर एप्पल को देने को कहा। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सैमसंग और कंट्रोवर्सी का तो बहुत गहरा रिश्ता है, जिसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। बस यही था सैमसंग का एक ग्रोसरी स्टोर से एक इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बनने का सफर, जिसके अंदर सैमसंग को बहुत से उतार चढ़ाव को फेस करना पड़ा। वैसे अगर आपको सैमसंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।